आज का टॉपिक है ऊर्जा संरक्षण का नियम अर्थात लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी विलगत निकाय की सभी ऊर्जाओं का योग नियत रहता है। और यदि हम यांत्रिक ऊर्जा के संदर्भ में देखें तो यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का अर्थ है कि कुल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहेगी। हम जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की ऊर्जाओं से मिलकर बनी होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा अर्थात उसकी गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव नियत रहता है। और यदि गतिज ऊर्जा को हम K से दर्शाएं, K फॉर काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को हम दर्शाते हैं U से, तो K प्लस U इज इक्वल टू हो जाएगा आपका नियतांक। अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव नियत रहता है। तो ये समीकरण हमको क्या दिखाती है कि यदि गतिज ऊर्जा में थोड़ा सा परिवर्तन करें तो डेल्टा K बन जाएगा, और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन करेंगे तो डेल्टा U हो जाएगा। तो डेल्टा K प्लस डेल्टा U इज इक्वल टू 0 या डेल्टा K इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। तो ये समीकरण क्या दर्शाती है कि यदि एक ऊर्जा में वृद्धि होती है तो दूसरी ऊर्जा में उतनी ही कमी आती है। अगर गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है तो स्थितिज ऊर्जा में उतनी ही कमी आती है, या अगर एक में कमी आती है तो दूसरे में उतनी ही वृद्धि हो जाती है। अब हम देखते हैं कि कैसे मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु में कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो यहां पर देखिए, माना कि m द्रव्यमान की एक वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर बिंदु A पर विरामावस्था में है। यह वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिर रही है और बिंदु B इसके पथ का कोई बिंदु है। देखिए, जब नीचे गिरता है तो एक बिंदु B है जो कि इसके रास्ते में आ रहा है, जो कि x दूरी नीचे गिरने से प्राप्त होता है। तो इसकी दूरी जो है यहां से ये x दूरी पर है। तो स्पष्ट है कि जो बची हुई दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, h माइनस x हो जाएगी। तथा C वह बिंदु है जहां वस्तु पृथ्वी से टकराती है। तो तीन बिंदु है, A विरामावस्था की स्थिति है, B उसके मार्ग में आने वाला कोई बिंदु है, और C टकराने का बिंदु है। यदि हम ये मानते हैं कि इन पर वेग कितना होगा, इन अलग अलग बिंदुओं पर वस्तु का वेग कितना होगा, तो प्रारंभ में जो वेग होगा, क्योंकि विरामावस्था में है, तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर जो वेग होगा वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग यहाँ पे 0 है। और B बिंदु पर जो वेग है उसको हम मानते हैं VB, और C बिंदु पर जो वेग है उसको मानते हैं VC, इसको मानते हैं। अब हम तीनों बिंदु A, B तथा C पर वस्तु की दोनों ऊर्जाओं को, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, बिंदु A पर वस्तु की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, B पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और C पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करेंगे, और इसके साथ साथ टोटल एनर्जी भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम बिंदु A पर वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि वस्तु यहाँ पर विरामावस्था में है, तो वस्तु का वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हम जानते हैं K इज इक्वल टू हाफ mv² होता है, और वेग 0 है, इसलिए बिंदु A पर गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। अब बिंदु A पर वस्तु की कुल स्थिति ऊर्जा कितनी है, सूत्र है U इज इक्वल टू mgh, h का अर्थ पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई। तो m यदि उसका द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान कितना है m, और
त्वरण का मान है g और ऊंचाई है h, तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी, स्थिति ऊर्जा हो जाएगी mgh। अब हम निकाल सकते हैं कि बिंदु A पर वस्तु की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो वस्तु की कुल ऊर्जा अर्थात E एट A, टोटल एनर्जी एट A, EA इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी mgh है। तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0 प्लस mgh इक्वल टू mgh, अर्थात बिंदु A पर वस्तु की कुल ऊर्जा हो जाएगी mgh। इसको हम कह रहे हैं समीकरण नंबर 1। अब हम बिंदु B पर जब वस्तु यहाँ से नीचे की तरफ आई और रास्ते में एक बिंदु था, बिंदु B, और बिंदु B पर अब देखते हैं कि कुल ऊर्जा कितनी है वस्तु की। बिंदु B पर ऊर्जा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें बिंदु B पर वस्तु का वेग ज्ञात करना होगा। तो वस्तु का वेग हमने vb माना है, तो vb का कितना मान हमें प्राप्त होगा, ये हम गति के समीकरण से प्राप्त कर सकते हैं। तो समीकरण हमारे पास है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2es। इस समीकरण में हमें v यानी कि अंतिम वेग कितना है, यहाँ पर वेग v को हम मानेंगे vb, और u प्रारंभिक वेग कितना था वस्तु का, प्रारंभिक वेग था 0, तो u इज इक्वल टू 0। a त्वरण यानी कि वस्तु नीचे की तरफ गिर रही है, तो a इज इक्वल टू प्लस g, और s कुल कितनी दूरी वस्तु ने तय की है। तो दूरी कितनी तय की है, उसने x दूरी तय की है। इन मानों को हम इसमें रखेंगे और हमें क्या प्राप्त होगा, vb स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gx, या vb स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। ये हमें क्या प्राप्त हो गया, ये हमें वेग का मान प्राप्त हो गया बिंदु B पर। तो बिंदु B पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी एट B कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mvb का स्क्वायर, तो ये जगह हाफ m और vb स्क्वायर कितना है 2gx, 2gx है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया आपका mgx। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु B पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, kb यदि हम इसको माने, इज इक्वल टू mgx हो जाएगा। अब बिंदु B पर कुल कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि बिंदु B पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ub हो जाएगा। तो ub इक्वल टू क्या होता है, mgh, mg, और h का अर्थ क्या हुआ, पृथ्वी तल से ऊंचाई, तो कितनी ऊंचाई पे है ये, h माइनस एक्स, h माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mgh माइनस एक्स। और इन दोनों को जोड़ करके हम कुल ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं कि बिंदु B पर कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो एनर्जी एट B इज इक्वल टू kb प्लस ub, गति ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, EB इज इक्वल टू kb कितना है, mgx प्लस mgh माइनस mgx। देखिए mgh माइनस mgx कैंसिल, तो E एट B इज इक्वल टू mgh। तो हमें प्राप्त हो गया कि बिंदु B पर वस्तु की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, mgh। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। और इससे पहले हमने समीकरण नंबर 1 में देखिए कि बिंदु E पर भी, बिंदु A पर भी कुल ऊर्जा कितनी थी, जो हमें ज्ञात हुआ था। तो बिंदु A पर कुल ऊर्जा थी वो भी mgh थी, और B पर भी कुल ऊर्जा कितनी हुई, mgh। अब हम बिंदु C पर कुल ऊर्जा ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए हमें पहले बिंदु C पर वस्तु का वेग ज्ञात करना होगा कि वस्तु का वेग कितना है। उसको हमने vc माना है, लेकिन इसको भी हम गति के समीकरण से ही ज्ञात करेंगे। तो गति का समीकरण हमारे पास क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as गति का समीकरण है। इस गति के समीकरण में
हम v की जगह पर रखेंगे vc और u इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, a इज इक्वल टू g और s इज इक्वल टू, s का अर्थ हुआ कि कुल कितनी दूरी इसने कुल तय की है। तो देखिए a से लेकर के c तक आने में कुल दूरी कितनी तय की, उसने h दूरी तय की है। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h। तो ये क्या बन जाएगा, भी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gh या भी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो इस बिंदु पर, सी बिंदु पर वेग का वर्ग कितना हुआ, 2gh हमको प्राप्त हो गया। अब इससे हम वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, वस्तु की गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी और वी सी स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम। तो ये जाएगा 1/2 m और वी सी स्क्वायर कितना है 2gh, 2 से 2 कैंसिल, तो हो गया आपका mgh। तो इसका अर्थ ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज mgh। तो बिंदु सी पर वस्तु की गति ऊर्जा कितनी है, mgh है। और बिंदु सी पर वस्तु की स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, क्योंकि इस वस्तु की, देखिए वस्तु सी की ऊंचाई कितनी है, पृथ्वी के तल से ऊंचाई 0 है। तो यहाँ पर जो सूत्र है वो होता है mgh और h का मान क्या है, 0 है। तो हो जाएगा u एट सी इज इक्वल टू 0। तो उसकी कुल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्तु की कुल ऊर्जा सी बिंदु पर कितनी हो जाएगी, तो E एट सी इज इक्वल टू के सी प्लस यू सी। तो हम कह सकते हैं ई सी इज इक्वल टू एम जी एच प्लस 0 या ई सी इज इक्वल टू एम जी एच। तो यहां से ये स्पष्ट हो गया कि बिंदु सी पर ऊर्जा कितनी है, एम जी एच है। तो हमने देखा इससे पहले समीकरण 1 और 2 और 3 से हम देख सकते हैं कि ई ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ई सी। बिंदु ए पर, बिंदु बी पर और बिंदु सी पर, तीनों बिंदुओं पर कुल ऊर्जाएं या कुल यांत्रिक ऊर्जा कितनी है, कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान नियत है और वो मान कितना, mgh है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तीनों स्थितियों में मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु के मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर उसकी संपूर्ण ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जाओं का योग नियत रहता है। अर्थात वस्तु जैसे जैसे नीचे की तरफ गिरती है, तो देखिए वस्तु जब नीचे की तरफ गिर रही है तो उसकी कौन सी ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है और उसकी स्थिति ऊर्जा में धीरे धीरे क्या होती है, कमी होती है। सबसे टॉप मोस्ट बिंदु पर, सबसे ऊपरी बिंदु पर काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 होती है, गतिज ऊर्जा 0 होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसकी सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे वो नीचे आता है तो उसकी गति ऊर्जा बढ़ती जाती है और उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होती है, धीरे धीरे कम होती है, लेकिन दोनों का योग क्या होता है, हमेशा समान होता है। यही किसका नियम है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है।